नमस्कार। आज बात करेंगे विवाह के बारे में। समस्त सांसारिक कर्तव्यों के निवाह हेतु विवाह एक संकल्प है जो तन, मन और मस्तिष्क को उत्तरदायित्व और प्रेम की भावना से अलौकिक करता है। विवाह एक संस्कार है जिसे सर्वत्र न्याय, शास्त्र, समाज और संस्कृति की स्वीकृति प्रदान और अनुमति से किया गया है। विवाह संतति सुख की निरंतरता हेतु विश्व की शाश्वतता की आधारशिला भी है। विवाह कानूनों, नियम, रीति रिवाजों, विश्वासों और दृष्टिकोणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और उनकी संतानों को दर्जा भी देता है। विवाह सूर्य के प्रकाश के समतुल्य है, जिसके अभाव में जीवन की परिकल्पना अर्थहीन प्रतीत होती है। जिस प्रकार सूर्य दिन को दो भागों में विभाजित करता है, उसी प्रकार विवाह भी जीवन को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है। प्रथम, विवाह के पूर्व का जीवन और द्वितीय, विवाह के उपरांत का जीवन। जीवन के दोनों ही भाग महत्वपूर्ण माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं, जो ब्रह्म, देव, आर्ष, पारजात्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या होती है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे श्री नलिन जैन जी के साथ। सर भारतीय विद्या भवन के ज्योतिष डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर हैं और इस विषय में महारत रखते हैं। मेरा सर से निवेदन रहेगा, सर, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले आप अपनी ज्योतिषीय यात्रा के बारे में बताएं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, आपका शैक्षणिक बहुत लंबा अनुभव है अलग अलग विषयों पर, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप हमें दें। धन्यवाद राजदीप जी और सभी को, और शर्मा जी को और कमला जी को, और सभी जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। अ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दो अलग अलग बैकग्राउंड हैं जिनको आप कहेंगे। पहला तो मेरा बैकग्राउंड है, जो मैं इंजीनियर हूँ आईआईटी बनारस, जहाँ मुझे बहुत अच्छा एक और अवसर प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत ज्योतिष से एक्सपोजर लेने का। वहां से मैं इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उसके पश्चात मैं मैनेजमेंट प्रबंध शास्त्र की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फुल टाइम से मुझे प्राप्त हुई। ये मेरा सौभाग्य था, भगवान की कृपा थी। और जो मेरा तीसरा शैक्षणिक वो है अनुभव, वो है पीएचडी आईआईटी दिल्ली से, जो मैनेजमेंट में है। लेकिन वास्तव में जिसे मैं अपना मुख्य एक अपना परिचय मानता हूँ, वो है कि प्रभु की कृपा से मुझे 10 वर्ष की आयु से ही जो ये दैवीय विद्याएं हैं, इनसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे गुरु मिले, जो कि जिन्होंने मुझे हस्तशास्त्र सिखाया। उसके पश्चात मेरा इन सभी विद्याओं में रुचि रही और मैं इनको अपने आप ग्रहण करता रहा। फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे जीवन में, जब मैं भारतीय विद्या भवन में श्री के एन राव साहब, जो परम पूज्य हमारे ज्योतिषी गुरु हैं, उनके साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्योतिष आचार्य में मेरा फिर से ही सौभाग्य था कि मुझे एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और तब से ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि श्री के एन राव साहब ने कहा कि आप यहाँ पर शिक्षा प्रदान करेंगे ज्योतिष जैसे क्षेत्र में। तो ये मेरा परिचय रहा। मैं एक प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हूँ ऑलमोस्ट फॉर मेनी इयर्स। इसके अलावा मैं सभी विधाओं का जो ऑकल्ट की हैं उनका मैंने अध्ययन भी करा, प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी है, क्लेयरवॉयंस है, रमल शास्त्र है। हस्तरेखा से मैंने प्रारंभ किया था, तो वो भी है। और जितनी भी ज्यादातर जो विद्याएं हैं उनका मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि प्रभु जब किसी पर कृपा करते हैं तभी इस प्रकार की जो विद्याएं हैं उनका उसको अवसर देते हैं। तो ये मेरा परिचय है। अब मैं चाहूंगा कि आज जो आपने विवाह पर बात की, उस पे हम लोग अपना जो परामर्श है, जो वो डिस्कशन है, उसको हम प्रारंभ करें। सर, बहुत सुंदर। और इतना सारा आपका 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है इस चीज को ज्यादा सीखने के लिए। संभव ज्योतिष की टीम में हमारे साथ कमला पाटीदार जी हैं, हमारी सहपाठी।
उनकी कुछ जिज्ञासाएं और उनके कुछ सवाल हैं विवाह विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो मेरा निवेदन रहेगा कमला जी से कि वो सर के साथ अपनी जिज्ञासाएं और अपने सवाल साझा करें और सर के अनुभव का लाभ लें। आदरणीय श्री नलिन जैन सर को सादर प्रणाम तथा संभव ज्योतिष की टीम का स्वागत है। सर मैं बहुत कम शब्दों में अपने प्रश्न रखूंगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके और सबको ज्ञान प्राप्त हो सके। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो विवाह है वो सुखी विवाह, उसको कुंडली में हम कैसे देखें, हैप्पी मैरिज को उनके कॉम्बिनेशंस क्या होनी चाहिए? सर इस पे थोड़ा सा डिटेल में प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कमला जी, और उसी से सबसे पहले कुंडली का विवाह विवेचन प्रारंभ होता है। जैसा आप जानते हैं कि सब प्रथम तो हमें लग्न देखना पड़ता है। लग्न और लग्नेश, चंद्रमा और चंद्रेश। चंद्रेश का अर्थ ये हुआ कि जहां पर चंद्रमा स्थित है उसकी राशि का स्वामी। ये दो मुख्य रूप से, लेकिन इसके अलावा शुक्र जहां स्थित है पुरुषों के केस में, पुरुषों के संबंध में, और गुरु जहां स्थित हैं औरतों के केस में, ये तीन अलग अलग ऐसे ग्रह हैं। और उनके जो डिस्पोजिटर हैं, जो उनके विस्थापक हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, ये हमें पहले अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि लगन से हमें एक शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, चंद्रमा से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, और शुक्र जो है उससे हमें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां। स्त्रियों के केस में गुरु का भी रोल है, क्योंकि वो पुरुष सुख का द्योतक है, इसलिए उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है कुंडली में। उसके पश्चात सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, सप्तम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन अवश्य कर लें। और इसके पश्चात जो सबसे मुख्य वर्ग है वह है नमाज। सो नमाज में जाकर आप नमाज कुंडली का अध्ययन करें। सर्वप्रथम आप ये देखें कि कुंडली का सप्तमेश वो किस नमाज में स्थित है। क्या वो शत्रु नमाज में स्थित है, वो स्व नमाज में स्थित है, वो उच्च नमाज में स्थित है? इसके अलावा वो कौन से नमाज में गया? क्या वो छठे आठवें बारहवें में तो नहीं, छठे आठवें नमाज में तो नहीं चला गया? अपने से जो राशि थी जहां पर वो स्थित था उससे छठे आठवें बारहवें राशि में तो नहीं चला गया नमाज में? इस प्रकार से आप अध्ययन करें कि किस प्रकार का विवाह व्यक्ति का रहेगा और किस प्रकार का वैवाहिक जीवन रहेगा। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया सर, और कुछ नई चीजें भी हमें जानने को मिली। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है बहुत कम शब्दों में कि सर जैसे कुंडली में एक अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा डिले और तीसरा होता है डिनाइल मैरिज का। तो सर डिले और डिनाइल में डिफरेंस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो सर इनमें थोड़ा सा डिटेल में आप जानकारी दीजिए ताकि सभी का लाभ हो। जी, सबसे सर्वप्रथम तो जब आप डिले की बात करते हैं मैरिज में, तो मेरा ऐसा अनुभव रहा कि दो ऐसे ग्रह हैं जो इसमें विलंब करते हैं विवाह में। सबसे अधिक जो इसमें रोल रहता है वो है शनि का। शनि का अगर मान लीजिए कोई भी दृष्टि है सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, शुक्र पर, और महिलाओं के कुंडली में अगर मान लीजिए गुरु पर। इसके अलावा जब आप नवमांश का अध्ययन करें तो वहां देखें कि शनि का कोई संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश, सप्तमेश मुख्य कुंडली का, राशि कुंडली का, और सप्तमेश नवमांश का, उससे तो नहीं बन रहा। ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है ये वही ऑर्डर है, इन इन जिसकी प्राथमिकता के अनुसार मैंने आपको ये ऑर्डर दिया है। सो सर्वप्रथम आप देखेंगे सप्तम में शनि की दृष्टि, शनि की स्थिति, और उसके पश्चात सप्तमेश पर शनि का प्रभाव मुख्य कुंडली में, और उसके पश्चात आप देखेंगे कि शनि का प्रभाव नवमांश कुंडली में। मेरे विचार से सर्वाधिक कुंडलियों में विलंब का कारण शनि ही रहते हैं। अब अगर हम क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पर आए तो वहां उसके अनुसार मंगल दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो विवाह में विलंब करते हैं। अब मंगल आप जैसे अब जानते हैं कि मांगलिक दोष का कारण भी है,
परंतु मंगल एक किसी विवाह को, उस संबंध को बार बार तोड़ते हैं। मान लीजिए आपकी बात कहीं पर चली और विवाह संबंध के बारे में, उसके 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 बारे में आगे चली बात, लेकिन उसमें क्या है, एकदम से वो बात रुक गई, उसके अंदर अवरोध पैदा हो गया, या वो बात जो है वो टूट गई। तो ये सारी आप देखेंगे कि मंगल के इफेक्ट है। इसी प्रकार से मंगल का सप्तमेश पर अगर प्रभाव है तो भी आप देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म में मंगल विवाह में अवरोध पैदा करते हैं, उसको तोड़ने में सहायक होते हैं। बात वहां तक नहीं पहुंचती जब तक कि एक्चुअली विवाह संपन्न हो जाए। तो ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनकी भूमिका आपको मिलेगी डिले ऑफ मैरिज में। अब जो दूसरा आपका प्रश्न था उसके संबंध में, डिनायल ऑफ मैरिज आप किस प्रकार से पत्री में देखेंगे, उसके लिए जो जो हमने इसमें मुख्य फैक्टर देखे, सबसे पहले हमने सप्तम भाव देखे। सप्तम भाव में अगर आप देखते हैं कि बहुत से पाप ग्रहों का प्रभाव है। अब ये कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं? सर्वप्रथम इसमें सूर्य की भूमिका आती है। सूर्य एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, ये व्यक्ति को स्वतंत्र रूप बनाते हैं। उसका उसकी जो प्रकृति है उस स्वतंत्रता के ऊपर होती है। और सबसे अधिक जो एक किसी भी विवाह में चाहिए वो है कि व्यक्ति को अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो ईगो है, उसको एक तरफ रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट ए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अपनी ईगो को बाहर घर के दरवाजे पर टांग कर तब अंदर प्रवेश कर। इसीलिए सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पे, शुक्र के साथ उसका बहुत क्लोज संबंध। ये ऐसा देखा गया है कि मैरिज को या तो डिनाई कर देता है या चलने ही नहीं देता। लेकिन मेरे अनुभव से एक ही मैलेफिक या पाप ग्रह से डिनायल नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं बहु पापी ग्रहों का जरूर कोई ना कोई रोल आता है। आप देखेंगे कि सूर्य का साथ में शनि का रोल भी उसमें आ रहा है। दूसरे जो प्रधान ग्रह हैं डिनायल ऑफ मैरिज में, मेरे अनुसार वो शनि है। जैसे आप जानते हैं शनि महाराज की कहानी, कि वो अपनी पत्नी से किस प्रकार से उनका विघटन हुआ था और किस प्रकार से उनको उन्होंने श्राप दिया था। तो शनि और सूर्य ये दो ऐसे ग्रह हैं, परंतु इसमें मंगल का रोल भी देखा गया है। बट सर्वाधिक जो रोल है वो सूर्य, शनि और थोड़ा बहुत रोल इसमें मंगल का रहता है। तो इसलिए जहां पर आप ये देखें कि सप्तम भाव इन्हीं सभी पापी ग्रहों से प्रभावित हो, सप्तमेश जो है वो इन पापी ग्रहों से प्रभावित है। किसी किसी कुंडली में अगर वहां पर जो कारक हैं विवाह के, शुक्र हैं, गुरु हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी विवाह होगा। चाहे ये प्रभावित हैं लेकिन विवाह सब सुख ज्यादातर प्राप्त होगा ही व्यक्ति को कभी ना कभी। लेकिन अगर वहां पर जो कारक हैं वो भी असमर्थ हो गए अपना प्रभाव देने में, वो क्षीण पड़ गए, वो नीच के हो गए, तो शायद इस परिस्थिति में, इस एक्यूट कॉम्बिनेशन में चार्ट में पूरा डिनाइल हो जाए। इसको आप सिर्फ मुख्य कौन चार्ट में मत देखिए, इसमें सप्तमेश तथा कारकों की स्थिति भी देखिए। जहां आप देखेंगे कि कारकों की स्थिति 6, 8, 12 में है, तो ये करेले पर करेला और नीम चढ़े वाली कोई स्थिति हो अतिशयोक्ति जाएगी। जैसा हो गया। और अगर आप ये देखते हैं कि यही कॉम्बिनेशंस आपको या इसी प्रकार के मैलेफिक प्रभाव आपको नमाज में भी दिख रहे हैं, हम्म, तो फिर आपको इसमें डिनाइल हो सकता है। एक और बात मैं यहाँ पे इसके साथ कहना चाहूंगा, दशा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। कई व्यक्तियों की कुंडलियों में दशा काफी काफी उम्र तक विवाह संपन्न नहीं होने देती, विवाह में अवरोध रहते हैं, व्यक्ति की रुचि नहीं होती विवाह में, माता पिता बाधक बन जाते हैं विवाह में। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनको व्यक्ति पसंद नहीं आते। आजकल के संदर्भ में आप देखते हैं कि लोग जो होते हैं वर और वधू दोनों मीन में एक बहुत निकालते हैं, क्योंकि उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। तो अगर दशा निकल जाए और फिर बाद की उम्र में दशा ना प्राप्त हो, तो वो भी डिनाइल में रिजल्ट कर जाता है। इसलिए समय अनुसार व्यक्ति को चेत कर, उसको इस पर बात की कॉग्निसेंस लेकर, इस बात से अवेयर होकर के
समय और दशा के अनुसार एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके दशा के अंदर ही विवाह कर लेना चाहिए। चाहे उसके अनुसार ना हो, उसके अनुरूप उसे ना मिले, परंतु थोड़ा बहुत नहीं, काफी समझौता विवाह में करना पड़ता है। ये एक जो एक ये एक जो सत्य है आज के संदर्भ में, इसको व्यक्ति जितना जल्दी सीख ले उतना सुखी होगा। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव बताया है। सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि सर, आजकल जो प्रचलन चल रहा है लव मैरिज वाला, कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज होगी, या फिर मतलब माता पिता लव मैरिज में मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, तो सर इस प्रकार की जो मैरिज की कॉम्बिनेशन हम कैसे देखें? बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है कमला जी, आपको इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि आजकल के संदर्भ में जो नई जनरेशन है, ये ज्यादातर इसी बात को प्रेफर करते हैं कि इनका प्रेम संबंध के बाद विवाह हो। शायद ऐसा कुछ फैशन चला हुआ है। ये अच्छा भी लगता है कि अपने दोस्तों में और अपने सोशल सर्कल में व्यक्ति कहे कि मैंने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया है। ये इस बात में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि राजदीप ने शुरू शुरू में कहा कि एक संस्कार है, इसमें दो दो परिवारों का संबंध जुड़ता है। लेकिन आजकल की जनरेशन परिवार की संस्था में उतना बिलीव नहीं करती। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के युग में रह रहे हैं, जहां पर माता पिता से व्यक्ति जैसे ही विवाह होता है तो दूर हो जाता है। माता पिता भी बेचारे क्या करें, तो पहली व्यक्ति के लिए, बच्चा लड़का हो तो उसके लिए फ्लैट बना देते हैं, और लड़की को तो जाना ही पड़ता है दूर। तो इस संदर्भ में जो पंचम है, पंचम स्थान का विशेष महत्व है। पंचम और पंचमेश, सप्तम और सप्तमेश, इनका संबंध किसी तरीके से भी बने, अर्थात पंचमेश सप्तम पर दृष्टि करता है और सप्तमेश पंचम पे दृष्टि करता है। इन दोनों में परिवर्तन योग है। इसी प्रकार से आप इसको चंद्र कुंडली में भी देख लें और शुक्र कुंडली में भी देख लें। उससे आपको ये संबंध प्राप्त होगा, उससे आपको ये तथ्य प्राप्त होगा कि व्यक्ति जो है उसका प्रेम संबंध से विवाह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगा कि दशा का इसमें फिर से बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आ जाए, या फिर इसमें शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, शुक्र जो है वो लव रोमांस के कारक है, इसलिए उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए, मान लीजिए इनमें से नहीं आ रही दोनों की दशाएं, तो भी ये प्रेम संबंध परिपक्व होता है और फिर विवाह में परिवर्तित हो जाता है। कई बार खाली अगर इसमें पार्शल संबंध हो तो व्यक्ति अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से विवाह कर लेता है, अर्थात सप्तमेश सिर्फ पंचम में जाके बैठ गए, लेकिन पंचमेश का सप्तम से संबंध नहीं बना। तो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जो जान पहचान का हो, अर्थात आपका सहपाठी है, आपके साथ पढ़ता है या पढ़ती है, आपके साथ कार्यरत है उसी कंपनी में। तो प्रेम संबंध नहीं होता, या आपकी परिवार उसको जानता है, उसके परिवार को, तो प्रेम संबंध नहीं होता, लेकिन जान पहचान होती है उसको। वो भी एक इसका ज्योतिषी योग है जिससे आप ये देख सकते हैं। अब आप ना दूसरी बात जो आपने करी वो ये करी कि प्रेम संबंध जो है उसका किस प्रकार से हम ये देखें कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें ओवरऑल मैरिज की स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि घर के बाहर जब आपका प्रेम संबंध होता है तो आप दूसरे व्यक्ति में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, और जब आप एक ही छत में विवाह करके रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो वो सर। भूमिकाएं कुछ अलग होती हैं। इसलिए उसका ज्योतिषी विचार करना भी अति आवश्यक है। और इसीलिए जो भाव बताए गए क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में, अर्थात प्रथम भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये आपने मांगलिक दोष के संदर्भ में सुने होंगे। ये जो भाव बताए गए, ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में ये सोच समझकर इस प्रकार से बनाए गए कि ये एक ऐसा संबंध है जो आजीवन रहेगा। यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो सबसे बढ़िया संबंध है इस पूरे संसार और जीवन में, वो माता पिता का रहता है। माता पिता का ही ऐसा संबंध होता है व्यक्ति से जिसके अंदर कोई भी उनका कोई स्वार्थ या किसी प्रकार की आशा नहीं रहती बच्चे से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट संबंध है वो है आपका विवाह। क्योंकि वैवाहिक जीवन की जो अवधि है वो सबसे अधिक रहती है आपके जीवन में। माता पिता तो जल्दी शायद चले जाते हैं, नहीं जल्दी भी जाते,
तो उनसे इतनी अवधि आपकी गुड रिलेशनशिप नहीं रहती, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जितनी आपकी रहती है अपने वैवाहिक पार्टनर से। तो ये अति आवश्यक है कि जब आप चयन करें तो खाली उसको एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह से नहीं देखें। आजकल की जनरेशन में विशेषकर है, वो कैसा दायित्व निभाएंगे, वैवाहिक दायित्व एक वर या वधु का, एक मेल या पुरुष का, और एक स्त्री या फीमेल का, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस संबंध में भी आपको कुंडली को अच्छे से देखना चाहिए। मेरे पास में काफी जो लोग आते हैं वो यही लेकर प्रश्न आते हैं कि हमारा ये लड़का या लड़की पसंद करता है और ये कुंडली है, तो क्या ये अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। तो उसका पहले विवेचन कर लेना लव मैरिज से बहुत ही सहायक होता है, और यहाँ पर ज्योतिष जो है उसका बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है विवाह में, सफल लव मैरिज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आगे मैं डीएन शर्मा जी को बोलना चाहूंगी कि वो अपने क्वेश्चन रखिए, अपनी जिज्ञासा शांत करें। थैंक यू कमला जी एंड थैंक यू राजदीप सर। आपसे जो डिस्कशन में जो डिटेल्स और जो आप चीजें समझा रहे हैं, ये हम सब के लिए और इनफैक्ट हमारे जितने व्यूअर्स भी हैं उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। सर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू नो, जैसे D9 की हमारी मैरिज को देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंस होती है, और इसके अलावा D9 के अलावा D9 को एक तो कैसे देखें, थोड़ा सा इस पे जरा बताइएगा। और इसके अलावा कौन सा और वर्क चार्ट हमें देखना चाहिए जिससे कि वी कैन मेक आउट कि शादी में कहीं सेपरेशन तो नहीं होगा, शादी में कहीं डिवोर्स होने के चांसेस तो नहीं है, या शादी एक सफल मैरिज होगी। क्या D1 D9 एंड अलग वर्क चार्टों से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है शर्मा जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। D9 का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है विवाह के केस में, और जैसे आप जानते हैं वर्गों के अंदर भी नमांश जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंडली है। इसको हम एक सप्लीमेंट्री हॉरोस्कोप भी बोलते हैं क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में, अर्थात मेन एस्ट्रोलॉजी के साथ ज्योतिषी नमांश का अध्ययन जरूर करते हैं फलित करने से पहले। लेकिन विवाह के संदर्भ में जो सबसे प्रथम आपको देखना चाहिए वो है लगन नमांश का। जो लगन नमांश का है वो आपको किस प्रकार की पर्सनैलिटी और लुक्स होंगी जो भी आपका स्पाउस है। और ये बात यहाँ पर है फर्स्ट मैरिज की। तो फर्स्ट मैरिज के संदर्भ में, क्योंकि आजकल मल्टीपल मैरिज का युग है, अगर थोड़ी सी नहीं बनती है आपस में, तो सर सबसे आसान तरीका है कि कोर्ट में जाइए और एक पिटीशन डाल दीजिए और 6 महीने दूसरी पिटीशन डालिए, तो लॉयर की जेब गर्म हो गई और आप मुक्त हो गए। तो इसलिए जो लगन है वो ये बताता है कि व्यक्ति जो है उसका स्पाउस कैसे देखने में होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। इसी प्रकार से सप्तम भाव का भी अध्ययन काफी ज्योतिषी करते हैं। सप्तम भाव से भी आप जो आपका भावी वैवाहिक वो होगा पार्टनर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेचर क्या होगी, बिहेवियर कैसा होगा, कि आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग भावों से उसके परिवार के बारे में भी आप थोड़ा बहुत अध्ययन कर सकते हैं। जिस प्रकार से तीसरे से 11वें से, जो सप्तम से तीसरा और 11वां है, अर्थात पंचम और नवम, उससे भी आप ये अध्ययन कर सकते हैं कि जो ससुराल में नंद हैं, देवर हैं, वो कैसे होंगे, जेठ हैं वो कैसे होंगे, और माता पिता के बारे में भी जो आपके स्पाउस हैं। इसी प्रकार से नमाज के चार्ट से अगर आप अध्ययन कर पाए तो क्या प्रोफेशन होगा आपके स्पाउस का, इसका भी आपको थोड़ा बहुत निर्देश मिलता है। अब आपने पूछा कि और कौन सा चार्ट है जिससे आपको पता चलता है। जब भी आप विवाह के समय का निर्धारण करते हैं तो चतुर्थांशा को भी आप देख सकते हैं। चतुर्थांशा जो है वो सुख का स्थान है, सुख का वर्ग है, और वो स्थान परिवर्तन का भी वर्ग है। तो स्त्रियों के केस में आजकल वैसे ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि स्त्री ही अपना घर छोड़ के जाए। आजकल पुरुष भी जाकर ससुराल में रहते हैं, और दोनों के दोनों भी अलग ले लेते हैं, फ्लैट अलग जाकर रह लेते हैं। लेकिन इसमें आपको चतुर्थांश में इससे भी ज्ञात हो सकेगा, खास करके अगर उसी शहर में मैरिज नहीं है तो किसी और जगह जाने की अगर मैरिज का योग है तो वो चतुर्थांश में भी आपको उसके ऊपर उसका एक रेटिफिकेशन या वेरिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सर्वाधिक जो है वो सप्तांश का अध्ययन
जरूर करना चाहिए। आजकल एक बहुत इसलिए आपको सप्तांश अगर जो दंपति होने वाली है, भावी दंपति, और उनके माता पिता चाहें कि उनको संतान चाहिए, पौत्र चाहिए और इसी प्रकार से नाती चाहिए, तो उनका अध्ययन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको इस प्रकार में एक मार्गदर्शन मिलेगा कि पत्री का क्या पोटेंशियल है संतति के आधार पर। आज भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्येय है विवाह का, वो है पितृ ऋण का विमोचन। पितृ ऋण अर्थात जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने, हमारे जो एल्डर्स हैं, उन्होंने हमारे को बड़ा करके इस समाज को दिया, तो एक दायित्व है, एक ऋण है हमारे ऊपर कि हम भी इस संसार में संतति करें, अपने अपने वंशज लाएं और उनको अच्छे तरह से उनका पालन पोषण करके उनको दें। तो ये कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए, और उसमें ये भी आपको पता चलेगा कि इस मैरिज में किस प्रकार से संतति होगी, नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बाद में कितनी संतति हो सकती है, दूसरा दोनों साथ साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनमें सुख कितना होगा। ये 2 चार्ट तो ऐसे मैंने आपको बताए, बाकी काफी और ऐसे चार्ट्स हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ बहुत सूक्ष्म इंफॉर्मेशन या सूचना मिल सकती है। सर इसके अलावा एक बहुत ज्यादा ऑनगोइंग प्रॉब्लम मैरिज से रिलेटेड जब भी डिस्कशन होता है तो आती है, दैट इज मंगल दोष। तो लेट्स नॉट गो बहुत ज्यादा डिटेल में, नहीं आप इतना बताएं मंगल दोष का इम्पैक्ट कितना रहता है और इसको कितनी इंपॉर्टेंस मैरिज के केसेस में हमें देनी चाहिए। मंगल दोष का इम्पैक्ट पत्री में डेफिनेटली रहता है। इसको एक और भ्रांति है कि 28 साल की उम्र के बाद में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा मेरे अनुभव से नहीं है, और इसमें काफी और ज्योतिषियों ने इस पर काफी अच्छा शोध किया है, और उसके अनुसार भी मंगल दोष समाप्त नहीं होता। तो मंगल दोष से व्यक्ति के जो अलग अलग विवाह के जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि मंगल कौन से भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और विवाह के जो स्वामी हैं अर्थात सप्तेश को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आजकल के संदर्भ में शायद जो नई जनरेशन है, क्योंकि मंगल और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो आकर्षण तय करते हैं। सो किसी भी विवाह में शर्मा जी सबसे प्रथम तो शारीरिक आकर्षण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात जैसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम गुजरता है तो फिर इमोशनल सपोर्ट है एक दूसरे को, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर आकर के ये दूरी टिक जाती है वो है कंपेनियनशिप, बिकॉज विवाह में कंपेनियनशिप होनी बहुत जरूरी है। तो मंगल और शुक्र जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो आकर्षण क्रिएट करते हैं। मंगल को देखना चाहिए स्त्री के चार्ट में, और शुक्र को देखना चाहिए पुरुष के चार्ट में कि वो कितने अट्रैक्टिव रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ। कुछ और भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन मंगल दोष का प्रभाव डेफिनेटली होता है। जीवन में बड़ी सिंपल सी चीज है, ये मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड पैदा कर सकता है, ये विघटन भी कर सकता है, और अंत में ये पार्थक्य भी कर सकता है, डिवोर्स भी कर सकता है। ये इसका काफी बेस्ड ऑन दी हॉरोस्कोप इसके काफी इफेक्ट हो सकते हैं। ये तो चलिए फिर भी इतने वो नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन जहां मंगलिक दोष बहुत अधिक होता है तो पार्टनर बीमार रहना शुरू कर जाता है, या आप विवाह के पश्चात बीमार रहना शुरू कर लेते हैं, और ये भी हो सकता है कि जहां सर्वाधिक एक्यूट हो तो कोई पार्टनर की डेथ हो जाए। एक सर इसके अलावा क्या हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, जैसे हम हॉरोस्कोप देखते हैं या मैच मेकिंग करते हैं, तो क्या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अर्जेंटली हमें फॉलो करने चाहिए, और क्या उसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आज के संदर्भ में अगर देखें देशकाल पात्र के हिसाब से तो उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, और क्या एस्ट्रोलॉजिकली हम कोई सॉल्यूशंस दे सकते हैं इन सब के लिए। जी, तो सबसे प्रथम आई थिंक ये जो बात आप कह रहे हैं ये हमारे वैवाहिक मिलाप में एक उसका भाग है, भाव मिलाप। तो भाव मिलान का अर्थ ये है कि जो हमारे मैट्रिमोनियल हाउसेस हैं, जो मैंने आपसे कहा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड 12th, इनका आपस में आप एक करेक्ट तरीके से कंपैरिजन कर लें कि दोनों कुंडलियों में कैसे चल रहे हैं। अब आजकल के संदर्भ में जैसे आप देखेंगे कि सेकंड भाव जो है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो। सेकंड भाव है कुटुंब का भाव, अर्थात व्यक्ति अपनी ससुराल से कैसे जुड़ेगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा।
आजकल तो बच्चे अलग रहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि ये ससुराल या ससुराल में कोई ना कोई व्यक्ति ही आपस में डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। तो जैसा भी संदर्भ हो, जैसा भी देश काल पात्र हो, उसके अनुसार आपको देखना होगा। अगर एक मॉडर्न अर्बन लिविंग कपल है विच इज गोइंग टू बी इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो उसके संदर्भ में शायद सेकंड हाउस की मैचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन फोर्थ हाउस की मैचिंग में बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। क्योंकि आज के संदर्भ में जब पुरुष और स्त्री दोनों वर्किंग हैं, दोनों ही कार्यरत हैं और दोनों की बड़ी डिमांडिंग जॉब्स हैं, तो घर के अंदर कौन दायित्व निभाएगा और किस प्रकार से वो एक दूसरे के पूरक होंगे, इसके लिए चतुर्थ स्थान का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपस में वो एक दूसरे के पूरक होंगे, तभी घर का भरण पोषण ठीक से होगा। तो चतुर्थ स्थान ऐसा स्थान है जिसको आपको मैचिंग में इंपॉर्टेंस आज के संदर्भ में मेरे अनुसार होनी चाहिए। सप्तम स्थान तो हमेशा से रहा है, लेकिन अष्टम स्थान जो विशेष करके आयु है मैरिज की, जिसको मांगल्य स्थान भी कहते हैं, उसका अध्ययन भी कर लेना जरूरी है। आजकल का युग है जिसमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्षणभंगुर हैं। बहुत ही किसी छोटे छोटे रीजन पे व्यक्ति एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो उसमें व्यक्ति की क्या एटीट्यूड है मैरिज की तरफ, इसका अध्ययन कर लेना, और इसमें देश काल पात्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उनकी क्या एटीट्यूड है, सीरियसनेस है विवाह संबंध में, उसका अध्ययन भी आप कर लें और उसी प्रकार से अष्टम भावों का मिलाप करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल जो संबंध, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा समाज जो है वो शारीरिक संबंधों पे अधिक आजकल चल रहा है जब विवाह के संबंध की बात होती है। तो उसमें भी आप द्वादश भाव का अध्ययन कर लें, सप्तम भाव का अध्ययन कर लें। ये जो मैन वुमन रिलेशनशिप है, इसकी लॉन्गेविटी क्या है, कब तक चलने वाला है, ये क्या बहुत शॉर्ट है, और इसमें आपको दशाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाए। सर, टॉपिक तो बहुत बड़ा है और आपसे इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज थोड़ी समय की लिमिटेशन है। तो आई वुड हैंड इट ओवर टू राजदीप। राजदीप, आप कंक्लूड करें और सर से अगला टाइम जरूर ले लें दूसरा वीडियो बनाने के लिए। सर, संभव ज्योतिष की टीम की तरफ से तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय से हमें जो कुछ क्षण दिए। सर, एक एक छोटी बात मैं यहाँ अपनी बात को खत्म करूंगा, कंक्लूड करूंगा। ये जितने 8 टाइप के विवाह जो हम लोगों ने बात की, आपके कम शब्दों में क्या ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं आजकल, जितने भी 8 प्रकार के जी हाँ, विवाह? आजकल के संदर्भ में इसमें से काफी सारे विवाह आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर आप जैसे पिशाच विवाह की बात करते हैं, या जैसे आप गंधर्व विवाह तो आपको बहुत देखने में मिल ही रहा है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे विवाह है कि हैं टाइप्स जो आपको नहीं मिल रहे। जैसे जो विवाह है जिसके अंदर फादर जो है वो व्यक्ति के पास जाके बोलता है कि आप मेरी को एक्सेप्ट करिए। तो अरेंज मैरिज जो है वो वाला विवाह कम होता जा रहा है, और म्यूचुअल सिलेक्शन अर्थात गंधर्व विवाह जो है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हो रहे हैं। और आप अगर ये माने जैसे जो पिशाच विवाह इत्यादि है, तो वो आजकल ऐसे कोई किसी जोर से नहीं ले जा रहा, लेकिन मेरे 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 विचार से जो पैसा है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वही वास्तव में जो और विवाह है उसके कारण अधिक विवाह हो रहे हैं। तो वो भी एक मद्देनजर रखने वाली चीज। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी नए विषय के साथ विवाह से संबंधित हम आपसे फिर से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। बहुत अच्छा मेरा बहुत आपसे बहुत डिस्कशन रहा, परामर्श रहा। राजदीप जी, शर्मा जी और कमला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर सर। थैंक यू आपका भी सर। बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। शुभ दिवस।